Hello students, on behalf of KK Commerce Academy, Destination Where Success Begins, I Sneh ma'am welcome to you our YouTube channel, and today we are going to see our Banking and Finance SY BCom semester 3rd Central Banking, that is our second chapter, and we are going to study here the short summary of this chapter today. Okay, so let's start. Okay, so first one is the introduction. Yes. A central bank is one which constitutes the apex of the monetary and banking structure of a country. The central bank acts as a main organ of the country. So basically हमने अपने लास्ट बाकी के अगर आपने 2 वीडियो देखे होंगे मेरे, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर का समरी बताया है पूरा, उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग में पढ़ा था सेंट्रल बैंक. सो इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है इट इज़ कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो सेंट्रल बैंक कितना इंपॉर्टेंट क्यों है? सेंट्रल बैंक इज़ द मेन एपेक्स अथॉरिटी जिसके पास पूरा मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एंड मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, इट इज़ द बिगेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो पूरी करेंसी इशूइंग, करेंसी प्रिंटिंग, करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ हैंडल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. देयर इज़ नो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी फॉर द नेम ऑफ अ सेंट्रल बैंक. सो इसमें कोई ऐसा फिक्स टर्मिनोलॉजी नहीं दिया हुआ है कि हर कंट्री को अपने सेंट्रल बैंक का नाम उसी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी पे बेस करना है. जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में बैंक ऑफ कंट्री के नाम से भी सेंट्रल बैंक का नाम पुट किया जाता है. जैसे नेशनल वर्ड यूज़ किया जाता है, फिर सेंट्रल वर्ड यूज़ किया जाता है, एंड इन केस ऑफ इंडिया रिजर्व वर्ड यूज़ किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. So here in this picture, as you can see, what is a central bank? It is an independent national authority. Independent का मतलब क्या? ये जो इंस्टीट्यूशन है किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेट्स बैंक एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक इकोनॉमिक रिसर्च. सो बेसिकली ये जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका मेन काम क्या है? जो भी इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसीज़ है उनको फॉर्म करना, उनको रेगुलेट करना, प्लस जो भी हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको अवेलेबल करवाना पब्लिक के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, अदर सेक्टर्स के लिए. नेक्स्ट, गोल्स इंक्लूड स्टेबलाइजिंग द नेशंस करेंसी, कीपिंग अनएम्प्लॉयमेंट लो एंड प्रिवेंटिंग इन्फ्लेशन. हाई प्राइसेस अवॉइड करना, फर्दर करेंसी को स्टेबलाइज करके रखना, हाई करेंसी लो करेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी कंट्री में, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको भी फिनिश आउट करना. नेक्स्ट है हमारा मोस्ट आर गवर्न बाय अ बोर्ड मेड अप ऑफ इट्स मेंबर बैंक. सो बेसिकली जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है उसका जो बोर्ड होता है, वहाँ पे जो भी बैंक के मेंबर्स हैं उन्हीं के थ्रू उसके मेंबर्स जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, बोर्ड मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है. फर्दर मूविंग ऑन टू एवोल्यूशन. एवोल्यूशन का मतलब क्या है? हमने एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था एंशियंट पीरियड से लेके हमारे एलपीजी, दैट मीन्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तक कैसे एवोल्यूशन हुआ था हमारे बैंकिंग सिस्टम का. सेम वे में हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैसे एवोल्यूशन हुआ, मतलब ये पॉइंट स्टार्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एमर्जिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ और वो कैसे क्रिएट हुआ. 1927, with the recommendation of Hilton Young Commission, the finance minister introduced a bill in the Indian Legislative Assembly. So basically Hilton Young Commission था 1927 में. उस टाइम पे ब्रिटिशर रूल्स था, बिफोर इंडिपेंडेंस टाइम था. सो उस टाइम पे हिल्टन यंग कमीशन ने क्या किया था? एक सजेशन प्रोवाइड किया था, रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया था दैट इंडिया शुड हैव वन सेंट्रल बैंक, एंड उसके लिए उन्होंने एक बिल पास किया था, बिल रिकमेंड किया था स्टेट जो हमारा असेंबली था उसमें. उस बिल को तब क्या हुआ? पास नहीं हुआ, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ. फर्दर 1931 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमिटी, क्वेश्चन ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ सेपरेट सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज टेकन अप अगेन. सो बेसिकली 1931 में क्या हुआ? फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन सेटअप किया गया, क्वेश्चन पुटअप किया गया फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी. 1933 में क्या हुआ? एक सेकेंड पुश प्रोवाइड किया गया
अगेन वाइट रेवोल्यूशन के अंडर जो हमारा वाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आने वाले थे, उसके अंडर क्या किया गया, रिजर्व बैंक से रिलेटेड एक और सेकेंड टाइम ट्राई किया गया इस्टेब्लिश करने का एक बिल को अगेन पास करवाने के लिए। 1933 में उसी के रिगार्डिंग एक न्यू बिल जो था उसको प्रिपेयर किया गया, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको प्रेजेंट किया गया एंड उसको पास, उसको क्या कहते हैं, and was passed in due course and got the assent from गवर्नर जनरल। सो बेसिकली गवर्नर जनरल जो थे असेंबली के, उन्होंने उस बिल को 1934 में पास किया। सो बेसिकली जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 है वो इसके ऊपर बेस्ड है। 1933 में बिल प्रेजेंट हुआ था, 1934 में बिल पास हो गया था, इसीलिए 1934 में आरबीआई एक्ट जो था वो एस्टैब्लिश हो गया था। लेकिन 1935 में क्या हुआ था, 1 ईयर के गैप में उस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने में, बिल्ड करने में 1 ईयर गैप लगा था, 1 ईयर टाइम लिया गया था एंड 1935 1 अप्रैल को क्या किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन हुआ था। नेक्स्ट ये है फंक्शंस ऑफ दिस फ्रॉम यू कैन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फंक्शंस है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन योर लॉन्ग आंसर्स, दैट मीन्स 7 to 8 मार्क्स के लिए। सो आउट ऑफ these 10 you can remember any 7 to 8 point, these are very easy to learn and to write, ठीक है। फर्स्ट वन इज इशुअर ऑफ द करेंसी। इशुअर का मतलब क्या है, आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है। सोल अथॉरिटी मतलब क्या, सिर्फ आरबीआई के पास ही अथॉरिटी है टू इशू द करेंसी, टू प्रिंट द करेंसी एंड टू इशू द करेंसी। प्रिंट करना मतलब क्या, आपने बहुत जगह जैसे नासिक में आपने देखा होगा प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस है, जो करेंसी जो आपके नोट्स प्रिंट होते हैं दे आर प्रिंटेड अंडर आरबीआई अथॉरिटी ओनली, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल ₹1 कॉइन और ₹1 नोट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो प्रिंट करती है। बाकी के जितने भी डिनोमिनेशंस है, ₹5, ₹10, ₹100, ₹200, ₹500, ₹2000, सो जितने भी नोट्स है, कॉइन्स है, दे आर प्रिंटेड अंडर आरबीआई अथॉरिटी एंड इशूड अंडर आरबीआई अथॉरिटी। बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के जितने भी पेमेंट्स होते हैं या फिर रिसीवेबल्स होते हैं, जो उनको पेमेंट करने होते हैं या फिर पेमेंट रिसीव करने होते हैं, दे आर डन थ्रू आरबीआई ओनली। आरबीआई जो है वो एक बैंक की तरह वर्क करता है गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्शन करना, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करना। नेक्स्ट बैंकर्स बैंक, जितने भी बाकी के कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए भी आरबीआई क्या करता है, एक बैंक की तरह वर्क करता है। अगर बाकी के कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, दे कैन गेट देयर फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम आरबीआई ओनली। फर्दर मैनेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैनेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट डिपेंचर्स होते हैं, गवर्नमेंट शेयर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। सो दीज इन्वेस्टमेंट्स आर हैंडल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इफ पब्लिक और एनी इंस्टीट्यूशन, किसी भी पब्लिक को, किसी भी पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, दे कैन गो थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। जितना भी मनी सप्लाई किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है इंडिया में, उसको कौन मैनेज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है। उसके टोटल बैलेंसेस, कितना सप्लाई हो रहा है, कितना क्रिएट हो रहा है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, कम है, उस सबको कौन मैनेज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है। एक्सचेंज मैनेजर एंड कंट्रोलर। एक्सचेंज वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, फॉरेन एक्सचेंज। सो जो भी फॉरेन रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं या जो भी हमारी फॉरेन करेंसी होती है, उससे रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होता है, दैट इज ऑल्सो डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपने पिछला जो भी हमने फर्स्ट चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था एक्सिम, which is one of the apex institution introduced by RBI regarding export import। वहाँ पे भी आपका क्या इन्वॉल्व है, फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है पब्लिशर ऑफ मॉनेटरी, इकोनॉमिक एंड अदर डेटा। सो जितना भी इंडिया में इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, फाइनेंशियल सर्वेज होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो वेरियस इकोनॉमिक मैगजीन्स में, इकोनॉमिक पेपर्स में प्रिंट किया जाता है एंड दैट इज डन थ्रू आरबीआई ओनली। आरबीआई डेटा कलेक्ट करता है, आरबीआई वो डेटा को प्रिंट करता है।
नेक्स्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है, जब किसी भी बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास, किसी के भी पास जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता है कि वो पैसे कहाँ से ले, सो दे हैव द ऑप्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट को पता है कि दे डोंट हैव मनी और दे नीड मनी, दे कैन गो टू आरबीआई। देन इफ अदर बैंक्स के पास पैसे नहीं है, कोई भी कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट है, पब्लिक है, फॉरेन बैंक है, इफ दे आर नॉट हैविंग मनी दे कैन गो टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल रोल। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इट प्रमोट्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करना, जो हमारी कंट्री की वेल्थ है उसको इंक्रीज करना, जीडीपी इंक्रीज करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना। सो टोटल ओवरऑल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, इट इज़ प्लेइंग अ रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल रोल ऑल्सो। लास्ट वन इज एजेंसी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सेम है, 9th एंड 10th पॉइंट इज ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे डेवलपमेंट वे से बताया गया, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, मनी सप्लाई, मनी जो है हमारा, मनी क्रिएशन जितना हो रहा है, नो मनी शुड बी वेस्टेड और नो इन्वेस्टमेंट शुड बी वेस्टेड। जो भी मनी क्रिएट किया जा रहा है दैट शुड बी यूटिलाइज प्रॉपरली। इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक मतलब क्या, मनी वैल्यू में एक कंट्री की ग्रोथ होनी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए उनका ग्रोथ लेवल। दैट इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट करेंसी सिस्टम इन इंडिया। सो रिसेंट जो अभी इंडिया का करेंसी सिस्टम चल रहा है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। द इंडियन करेंसी इज कॉल्ड एज इंडियन रुपी, एज यू नो रुपी साइन इज गिवन हियर, ओके। द कॉइन्स आर कॉल्ड पैसा, 1 rupee कंसिस्ट ऑफ 100 पैसा। द प्रेजेंट करेंसी सिस्टम इज मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इज बेस्ड ऑन इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी सिस्टम। सो बेसिकली इसमें क्या है, जो इंडिया में पेपर करेंसी सिस्टम बेस्ड है दैट इज इनकन्वर्टेबल एंड दिस करेंसी सिस्टम इज मैनेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब करेंसी प्रिंटिंग एंड करेंसी इशू का जो भी मैनेजमेंट है, जो भी ओनरशिप है, वो अगर आरबीआई के पास है, सो ऑफकोर्स जो करेंसी सिस्टम है दैट इज ऑल्सो मैनेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। It has two aspects, internal aspect and external aspect. According to internal aspect, it deals with the circulation of coins and currency notes, while external aspect deals with the external value of currency and the way it is regulated. So internal and external को आप कैसे याद रख सकते हो? internal aspect का मतलब क्या, जो भी करेंसी क्रिएट हो रही है, कॉइन्स क्रिएट हो रहे हैं, करेंसी नोट क्रिएट हो रहे हैं, वो कितने क्रिएट हो रहे हैं, उनका सप्लाई कैसे हो रहा है, वो कैसे करेंसी नोट्स जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं मार्केट में, इकोनॉमी में, वो आता है इंटरनल एस्पेक्ट में। एक्सटर्नल एस्पेक्ट में क्या आता है, वही करेंसी जो है वो फॉरेन टर्म्स में किस वैल्यू पे है, उसका क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू डिनोमिनेशन है, कितना वैल्यू है, उस चीज़ को भी करेंसी के थ्रू, जैसे अगर डॉलर्स में देखें इंडियन करेंसी को तो वो कितना रुपीज़ पे आता है। सो दैट इज़ एक्सटर्नल एस्पेक्ट इन करेंसी सिस्टम। So these are various types given in Indian currency system. Coins, as you know, there are various denomination of coins. Earlier silver, bronze, gold coins were there, but further जो थे वो denomination के coin introduce हुए, पैसा coins were there. Currency notes, as you know, पहले currency notes जो थे they were printed, करेंसी नोट्स जो है दे आर प्रिंटेड अंडर आरबीआई ओनली। फिर बीच में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कुछ सम नोट्स आर बैंड एंड देन सम नोट्स आर रीप्रिंटेड। सिस्टम ऑफ नोट इशू, नोट इशू कितना होगा दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फिनेंस मिनिस्ट्री कंबाइंड। एक्सपेंशन ऑफ इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी की जितनी भी सप्लाई है उसको एक्सपेंड तभी कर सकते हैं जब इकोनॉमी में उतना सप्लाई को ग्रैप्स करने का पावर हो। अगर उतना मनी नीडेड है इकोनॉमी में तभी उतना मनी जो एक्सपैंड किया जाता है इकोनॉमी में। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी का मतलब क्या है, रुपी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज कंट्रोल, दैट मीन्स व्हाट, हमारी करेंसी को अगर हमें एक्सचेंज मतलब कि फॉरेन करेंसी के वैल्यू पे या फिर कंपैरिजन में देखना है, सो हाउ वी कैन कंट्रोल दी करेंसी। लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, जो भी हमारे एक्सचेंज रेट्स है, सपोज हमारे जो भी डिनोमिनेशंस है, करेंसी डिनोमिनेशंस है, उनमें लिबरलाइजेशन होना चाहिए, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ दैट, ठीक है।
Further, there are 5 concepts given in your this second chapter: bank rate, CRR, SLR, repo rate and reverse repo rate. ये पांचों के पांचों जितने भी concepts दिए गए हैं, these concepts are used by Reserve Bank of India or commercial bank to control the money supply or credit supply in an economy. कंट्री में जितना भी मनी सप्लाई हो रहा है, क्रेडिट लोन सप्लाई हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर मॉनेटरी पॉलिसी को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए ये 5 जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको फॉलो किया जाता है. बैंक रेट इज द रेट ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट विच मीन्स अ रेट पेएबल बाय कमर्शियल बैंक ऑन द लोन फ्रॉम और डिस्काउंट्स ऑफ सेंट्रल बैंक. सो बेसिकली जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, उस रेट को क्या बोला जाता है, बैंक रेट बोला जाता है. इंटरेस्ट रेट जो होता है उसको बैंक रेट बोला जाता है. अ चेंज इन बैंक रेट अफेक्ट अदर रेट्स ऑल्सो. सो अगर बैंक रेट जो है वो इंक्रीज होगा, सो मार्केट में बाकी के जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज होंगे. अगर बैंक रेट डिक्रीज होगा, सो मार्केट में बाकी के जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिक्रीज होते हैं. CRR एंड SLR ये जो दोनों है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. सो बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इट इज प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट. जितना भी डिपॉजिट किसी भी कमर्शियल बैंक्स के पास होता है, कमर्शियल शेड्यूल बैंक, उसके अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों बैंक आते हैं एंड इवन फॉरेन बैंक भी आता है. सो जितने भी कमर्शियल बैंक इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, दे हैव टू मेंटेन CRR विद सेंट्रल बैंक. CRR वर्ड से आपको, CRR से आपको याद रखना है सेंट्रल बैंक, SLR से आपको याद रखना है विद ओन, मतलब खुद के पास. सो CRR में क्या होता है, जितने भी बैंक्स हैं उनको सम प्रपोर्शन, वो परसेंटेज देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उस परसेंटेज के जितने भी एग्रीगेट डिपॉजिट, मतलब टोटल डिपॉजिट जिस भी बैंक के पास जितना हुआ है उसका उतना परसेंटेज हर बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ रिजर्व. ठीक है. प्रेजेंटली दिस रेशियो स्टैंड्स एट 4.50%. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द अमाउंट और परसेंटेज अ कमर्शियल बैंक नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इट्स कस्टमर. सो बेसिकली अगर कोई भी कमर्शियल बैंक है, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका टोटल जितना भी डिपॉजिट हुआ है उसका अगर वो 4.50 है, वो CRR की तरह वो रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. और जितना बाकी का डिपॉजिट है उसका परसेंटेज, जैसे कि करंटली स्टैंड 18%, सो उसका 18% उनको क्या करना है, अपने पास, उस बैंक को, स्टेट बैंक को अपने पास कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में, जो जल्दी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन एसेट्स के फॉर्म में अपने पास रखना है. एंड बाकी का जो मनी बैंक के पास बचेगा, दैट मनी बैंक कैन प्रोवाइड एज लोन. बाकी का मनी बैंक यूज कर सकता है लोन के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. नेक्स्ट है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. सो रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट. द रेट एट विच द RBI लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड एज रेपो रेट. सो जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस इंटरेस्ट रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करते हैं लोन या क्रेडिट, उसको बोलते हैं रेपो रेट. It is an instrument of monetary policy. Whenever bank have any shortage of funds, they can borrow from RBI. So commercial banks के पास जब भी shortage होता है funds का, they go to RBI and they borrow from RBI. And जो rate of interest RBI charge करता है, that is known as repo rate. Further, reverse repo rate, interest at which the RBI borrows money from banks for short term is known as reverse repo rate. So repo rate में क्या था, कमर्शियल बैंक बोरो कर रहे हैं या लोन ले रहे हैं RBI से. रिवर्स में क्या हो जाएगा, RBI कभी कभी क्या करता है, शॉर्ट टर्म लोन लेता है कमर्शियल बैंक से. कभी कभी ऐसे भी होता है कि RBI के पास लिक्विड एसेट्स नहीं होते हैं या मनी सप्लाई नहीं होता है एंड इट नीड्स मनी. सो उस टाइम पे क्या होगा, RBI बोरो करेगा कमर्शियल बैंक से. ठीक है. सो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. अब आपने ध्यान दिया होगा अगर ध्यान से, सो यहाँ पे क्या है, बैंक रेट और रेपो रेट जो है उनका मीनिंग सेम है कि दोनों में क्या बताया गया कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं RBI से, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, सी ऑन दी अदर स्लाइड. दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. दिस इंफॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो एड इन योर आंसर. Simply put, repo rate is the rate at which RBI lends to commercial bank by purchasing securities, while bank rate is the lending rate at which commercial bank can borrow from RBI without providing any security. So इसमें डिफरेंस क्या है, जब भी RBI से बोरो करना है कमर्शियल बैंक को,
अगर सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, एचडीएफसी, आईडीबीआई, इनमें से किसी भी बैंक को आरबीआई से लोन लेना है या क्रेडिट लेना है, सो वो क्या करेंगे, अगर वो लोन ले रहे हैं, अगर वो रेपो रेट उन पे कब लगेगा, जब वो कोई सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी कोई चीज़ बैंक के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास दे रहे हैं, तब जो रेट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, दैट विल बी नोन एज रेपो रेट। लेकिन अगर विदाउट एनी सिक्योरिटी वो बैंक से क्या ले रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या आरबीआई से लोन ले रहे हैं, तब जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। सो ये एक स्मॉल सा स्लाइड सा डिफरेंस है विच यू कैन मेंशन इन योर आंसर ऑल्सो। So thank you for watching. If you have any doubt in second chapter, you can comment in our comment section, and see you in our third lecture, or you can say for our third chapter. Happy learning with KKCA.